हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, जिसमें हमने देखा था कि 3 तरीके से पराग नलिका एंट्री करती है। थ्रू चलाजा, यहाँ से, जिसे हमने कहा था चलाजोगैमी, चलाजोगैमी यानी कि निभागीय प्रवेश। दूसरा एंट्री करती है डायरेक्ट आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट यानी कि बाह्य और आंतरिक अध्यावरण को भेदते हुए, जिसे हमने कहा था मीजोगैमी। और एक तीसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था बीजांड के सहारे सहारे इस तरह से वृद्धि करते हुए एंट्री करती है थ्रू माइक्रोपाइल, जिसे हमने नाम दिया था पोरोगैमी, यानी कि बीजांड द्वारीय प्रवेश। तो निभागीय प्रवेश, अध्यावरणीय प्रवेश और बीजांड द्वारीय प्रवेश, तीनों में ही जो एंड रिजल्ट अपने सामने निकल करके आया था वो ये आया था कि पराग नलिका बीजांड में कहीं से भी एंटर करे, एट लास्ट एम्ब्रियो सैक में एंट्री करने के लिए उसके पास केवल और केवल एक ही रास्ता होता है, वो होता है माइक्रोपाइलर एंड। तो यहाँ से भी ये घूमते हुए यहाँ आकर के व्यवस्थित होती है, यहाँ से भी ये घूमते हुए इस तरह से आकर के यहाँ आकर के व्यवस्थित होती है। तो तीनों ही कंडीशन में यहाँ आकर के व्यवस्थित होती है। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये हुआ कि भ्रूण कोश में पराग नलिका का जो प्रवेश होगा भ्रूण कोश में, वो सदैव किस छोर से होगा? बीजांड द्वारीय छोर से होगा। और बीजांड द्वारीय छोर की विशेषता क्या है? क्योंकि इसी छोर पर स्थित होता है क्या? अंड समुच्चय या एग एपरेटस, जिसे आप कह सकते हैं। अंड समुच्चय 3 सेल से मिलकर के बना हुआ रहता है। बीचों बीच पाई जाती है अंड कोशिका और दोनों ओर पाई जाती है सहायक कोशिका। तो ओवरऑल एक अंड कोशिका और सहायक कोशिकाएं कितनी हो गई? 2, और मिलकर के टोटल 3 सेल्स का ग्रुप होता है यहाँ। अब बेसिकली जो बात यह है कि भाई यहाँ ही क्यों? तो वहाँ हमने डायग्राम में देखा था कि जैसे मान लीजिए मैं ये इस तरह से यहाँ बना देता हूँ। ये बीजांड द्वारीय छोर है भ्रूणकोश का, जहाँ बीचों बीच इस प्रकार से एक बड़े आकार की सेल्स, जिसे हम अंड कोशिका कह रहे हैं, एग सेल यहाँ प्रेजेंट है। इसके 2 पार्श्व में इस प्रकार से लगभग तर्करूपी इस प्रकार की आधारीय भाग, जिनका थोड़ा सा नुकीला होता है, इस तरह से अरेंज होती हैं 2 कोशिकाएं, जिन्हें आप सिनर्जिड सेल्स, ये इस प्रकार से यहाँ व्यवस्थित होती हैं। अब इसका जो मूल कारण है वो ये है कि यहाँ सिनर्जिड सेल के आधारीय भाग पर इस प्रकार से फिलीफॉर्म एपरेटस बनते हैं, अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें आप कह सकते हो फिलीफॉर्म एपरेटस, अंगुलीनुमा प्रवर्ध, अंगुलीनुमा प्रवर्ध यहाँ निर्मित होते हैं। अब दूसरा जो मेन रीज़न है वो ये है कि अंगुलीनुमा प्रवर्ध या जो फिलीफॉर्म एपरेटस हैं, ये गाइड करते हैं, यानी कि निर्देशित करते हैं। किसे निर्देशित करते हैं? पराग नलिका की दिशा को, पराग नलिका की दिशा को, ताकि वो एम्ब्रियो सैक में यहाँ एंट्री कर सकें। तो इसको अपन एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। बेसिकली पराग नलिका का जो भ्रूणकोश में प्रवेश है वो 3 प्रकार से बताया गया है। कितने प्रकार से बताया गया है? 3 प्रकार से, जिसमें पहला यहाँ आप देख सकते हैं, सिनर्जिड सेल और एम्ब्रियो सैक की भित्ति के बीच से, यहाँ से, बिटवीन एम्ब्रियो सैक वॉल एंड सिनर्जिड सेल वॉल, यानी कि
सहायक कोशिका की भित्ति और भ्रूणकोश की भित्ति के मध्य से। दूसरा तरीका, बिटवीन सेल वॉल ऑफ एग सेल एंड सिनर्जिड सेल। अब जैसे ये दो सहायक कोशिकाएं हैं, बीच में अंड कोशिका है, तो अंड कोशिका की भित्ति, ये सहायक कोशिका की भित्ति, इनके बीच से, अब या तो इधर से हो सकती है या फिर इधर से हो सकती है। इसी तरह से जो पहला वाला था सिनर्जिड सेल वॉल और एम्ब्रियो सैक की जो वॉल है उसके बीच से, तो ये लेफ़्ट भी हो सकती है और राइट भी हो सकती है। तीसरा जो मोस्ट कॉमन है और यही अपने को एग्ज़ाम में लिख करके आना है, इनके बारे में अगर आप नहीं लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि बड़ी क्लासेस जो हैं उनमें ये चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन अपने NCERT के अकॉर्डिंग केवल जो मैं बता रहा हूँ वही आपको याद करना है। किसी एक सहायक कोशिका को भेदते हुए, यानी कि किसी एक सहायक कोशिका को यहाँ भेदते हुए, अब फिलीफॉर्म एपरेटस इसमें भी हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस इसमें भी हैं, परागनलिका इसको भेदते हुए भी एंटर कर सकती है और इसको भेदते हुए भी एंटर कर सकती है। तो ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका और ये तीसरा तरीका। आपको केवल थर्ड जो मेथड है वही याद रखना है, एग्ज़ाम में भी वही लिखना है कि किसी एक सहायक कोशिका को भेदते हुए। अब किस सहायक कोशिका को भेदते हुए, तो वो डिसाइड करता है फिलीफॉर्म एपरेटस का एपरेटस की जो विकासशील जो स्थिति है, यानी कि वो डेवलप हो चुका है कि नहीं हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बीजांड है, बीजांड में ये बीचों बीच भ्रूणकोश है, जो मोस्ट कॉमन भ्रूणकोश है, 7 कोशिकीय है और 8 केंद्रकीय, जिसको हमने नाम दिया था पॉलीगोनम। केंद्रक और कोशिकाओं की संख्या और उनकी व्यवस्था के आधार पर हमने इसको क्या कहा था, पॉलीगोनम, जिसमें निभागीय छोर पे 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, बीजांडद्वारीय छोर पे अंड समुच्चय होता है जिसमें 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, 1 अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं। इसी तरह से बीचों बीच 2 केंद्रक युक्त 1 कोशिका होती है जिसे हम कहते हैं केंद्रीय कोशिका। तो जो बीजांडद्वारीय छोर पर है वो वहाँ कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। अब जो मूल बात है कहने की वो ये है कि जैसे ये सहायक कोशिका है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस हैं, दोनों में बने हुए हैं, ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ सहायक कोशिका। ये अंड कोशिका है जो यहाँ फीमेल गैमिट यानी कि मादा युग्मक के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। तो यहाँ बेसिकली ये इस तरह से मैं यहाँ बना देता हूँ, ये भ्रूणकोश की भित्ति है, ये 2 आपके अध्यावरण कुछ इस तरह से। अब जो पराग नलिका है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ तक तो पहुँच गई थी, यहाँ इसमें इस तरह से कैलोज प्लग लगे हुए हैं जो इसको रिवर्स मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस, जो मेल गैमिट्स हैं उनकी जो वापस रिवर्स जो मूवमेंट है उसको रोकते हैं। और ये दोनों यहाँ पर नर केंद्रक है। और ये जो वॉल है ये आपकी सेंट्रल सेल की वॉल है इस प्रकार से, यानी कि यहाँ आप लिख सकते हो। इसके बाद क्या है, सेंट्रल सेल यानी कि केंद्रीय कोशिका, जो कि आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रही है। अब क्या होता है, ये परागनलिका जो यहाँ पहुँच गई है, अब ये यहाँ एंट्री करती है अंदर। अब ये लेफ़्ट में इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, क्योंकि इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि दोनों ही सहायक कोशिकाओं में फिलीफॉर्म एपरेटस वेल डेवलप्ड है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस की सहायता से ये कुछ इस प्रकार से यहाँ एंटर करती है और जो ये सेल है सिनर्जिड सेल, ये डीजनरेट हो जाती है। जैसे ही ये एंटर करती है ये डीजनरेट हो जाती है और इस प्रकार से परागनलिका अंदर एंटर कर जाती है। अब ये जो दोनों मेल न्यूक्लियस हैं उनको अपन यहाँ बना देते हैं, एक तो इसको मान लेते हैं क्योंकि ये तो डीजनरेट हो गई है, और दूसरा मेल न्यूक्लियस ये रहा। सेंट्रल सेल की वॉल को भेदते हुए ये एंटर कर जाती है कहाँ, सेंट्रल सेल के कोशिका द्रव्य में, और ये दोनों नर केंद्रक यहाँ दर्शा देते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार भ्रूण कोश में पराग नलिका एंटर करती है। एंटर करने के कुछ समय बाद पराग नलिका के या तो
टॉप वाले हिस्से पर या टॉप से थोड़ा नीचे, इस साइड में भी हो सकता है, इस साइड में भी हो सकता है, छिद्र हो जाते हैं या ये फट जाती है एक प्रकार से हम कह सकते हैं। और सेंट्रल सेल के साइटोप्लाज्म में या प्रोटोप्लाज्म जिसको आप कह सकते हो, उसमें इन दोनों मेल गैमीट को रिलीज कर दिया जाता है और परागनलिका भी कुछ समय बाद क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है। तो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक, ये आपने यहाँ पढ़ा, जिसमें मूल जो बात है वो आपको याद रखने की है, वो ये है कि जो परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश हमेशा भ्रूण कोश के बीजांडद्वारीय छोर से होगा, जिस पर अंड समुच्चय स्थित होते हैं। उसका मेन रीजन ये है कि अंड कोशिका जो कि मादा युग्मक के रूप में कार्य करती है, उसके दोनों ओर स्थित सहायक कोशिकाओं में फिलीफॉर्म एपरेटस बनते हैं, जो कि अंगुलीनुमा प्रवर्ध के रूप में यहाँ पाए जाते हैं, जो परागनलिका की दिशा को निर्देशित करने का कार्य करते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। डायग्राम आपको एक ये बना लेना, या ये डायग्राम जो मैंने यहाँ बनाया है कुछ इस तरह का आपको एग्ज़ाम में बना करके आना है। दैट्स ऑल। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे जब ये यहाँ दोनों मेल गैमीट रिलीज हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी किसकी, द्विनिषेचन त्रिक संलयन, द्विनिषेचन और त्रिक संलयन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन की। थैंक यू।